नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने यहाँ पर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था और वो सारी चीजें कवर कर ली थी जहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखें। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का गठन समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, जब भारत आजाद हो गया उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी का हम यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझते हैं। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका मध्य प्रदेश का गठन और पहला चैप्टर आपने पढ़ा था यहाँ पर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई स्वतंत्रता के पूर्व अगर भारत की स्थिति क्या थी, सबसे पहले मतलब जब भारत में अंग्रेज थे तो उस समय आपके भारत की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम देखें तो उस समय भारत को यहाँ पर चार भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो याद रखना कि स्वतंत्रता के पूर्व आपका जो भारत है वो चार भागों में बटा था। पहला तो आता है आपका ए श्रेणी वाले राज्य। तो ए श्रेणी वाले राज्य में वे राज्य आते थे जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, यानी कि वो राज्य ए श्रेणी में आते थे जो सीधे आपका ब्रिटिश सरकार के अधीन थे या जिन पर ब्रिटिश लोगों का सीधा अधिकार था। वो जो क्षेत्र थे वो आते थे आपके ए श्रेणी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका बी श्रेणी वाले राज्य। तो बी श्रेणी में वो राज्य आते थे जिसमें देसी रियासतें जो ब्रिटिश के अधीन नहीं थी, यानी कि बी श्रेणी में वो क्षेत्र आते थे उसमें जो देसी रियासतें आती थी जो ब्रिटिश के अधीन नहीं थी, मतलब ऐसी रियासतें जिस पर ब्रिटिश का कब्जा नहीं था, वो आती थी आपकी बी श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सी श्रेणी वाले राज्य। तो सी श्रेणी में ऐसे 61 बड़ी रियासतें आती थी। ठीक है, तो 61 जो बड़ी रियासतें आती थी वो आपकी सी श्रेणी में आती थी। वही आती है आपकी डी श्रेणी। तो डी श्रेणी में आता है आपके केंद्र शासित प्रदेश एवं छोटे राज्य। ठीक है, तो याद रखना स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि जब भारत आजाद नहीं होता तो स्वतंत्रता के पूर्व आपका जो भारत है ये चार भागों में बटा था। श्रेणी ए, तो श्रेणी ए में वो क्षेत्र आते थे जिन पर सीधा आपका ब्रिटिश का शासन था। श्रेणी बी में देसी रियासतें आती थी जिन पर आपका ब्रिटिश का शासन नहीं था। उसके बाद में श्रेणी सी में आपकी 61 यानी 61 बड़ी रियासतें आती थी और श्रेणी डी में आपके केंद्र शासित प्रदेश और कुछ छोटे छोटे क्षेत्र आते थे। तो ये चार भागों में आपका यहाँ पर भारत बटा हुआ था। ठीक है, ये तो अपन ने भारत की स्थिति देखी। तो आई होप कि ये कहानी आपकी यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर आपके सामने भारत का एक मैप है। अब भारत के मैप में आपको एक तो यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और एक आपका व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये जो व्हाइट कलर में आपको जितना भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर वाला क्षेत्र था ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो व्हाइट कलर वाला जितना भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है इस सारे क्षेत्र पर आपका अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है, तो वो जितना भी व्हाइट वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इस सारे क्षेत्र पर आपका अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, वहीं अगर आप देखें कि ये जो ब्लू वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू वाले क्षेत्र आपके राजा रजवाड़े के क्षेत्र थे, राजा रजवाड़े की रियासतें थी। ठीक है, तो ये जो बड़ी रियासतें थी ये बड़ी रियासतें आपके ये ब्लू कलर वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये राजपूताना लिखा है, उसके बाद ये हैदराबाद रियासत आ गई, यहाँ पर मैसूर आ गया आपका। तो ये आपकी जो ब्लू कलर में जितना भी क्षेत्र आप देख पा रहे हो ये सारा क्षेत्र किसका है, राजा रजवाड़ों की रियासत थी। ठीक है, बड़ी रियासत है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ व्हाइट में देखो तो ये सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र आ गया, ये एमपी का क्षेत्र है सेंट्रल प्रोविंस वाला, तो इस पर आपका अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका यूनाइटेड प्रोविंस आ गया, तो ये भी आपका पूरा अंग्रेज का शासन था। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि भाई स्वतंत्रता के पूर्व आपका भारत चार भागों में बटा था, श्रेणी ए बी सी और डी में। ठीक है, उसके बाद अपन ने यहाँ पर एक मैप देखा जिसमें आपको जितना भी ब्लू कलर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये राजा रजवाड़ों की रियासतें हुआ करती थी और जितना भी व्हाइट कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये अंग्रेजों का क्षेत्र था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने भारत के बारे में जानी। अब आते हैं अपन सीधे अपने एमपी में। तो अगर उस समय की अगर एमपी की बात करें तो 1861 से 1936 तक अगर हम एमपी की स्थिति देखें, यानी कि ब्रिटिश कालीन में मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी वो 1861 से 1936 तक क्या रही। तो अपन के यहाँ पर अपने सामने एक मैप निकल कर आता है जिस मैप में यहाँ पर लिखा है सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, और मैंने अभी आपको भारत के मैप में बताया कि जो सेंट्रल प्रोविंस वाला जो हिस्सा है ये व्हाइट कलर में वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा है ये मध्य प्रदेश के इसी हिस्से में यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों ने शासन किया था। ठीक
ठीक है। तो याद रखना सेंट्रल प्रोविंस वाला जो हिस्सा, इसका जो गठन है ये 2 नवंबर 1861 को किया गया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से पर यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो याद रखना सेंट्रल प्रोविंस वाले हिस्से पर यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ, तो याद रखना 2 नवंबर 1861 को यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल प्रोविंस का गठन आपका कब हुआ, तो 2 नवंबर 1861 को हुआ। अब ये जो स्थिति आपको ये जो मैप दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैप की जो स्थिति रही ये 1861 से 1936 तक सेम यही स्थिति चली, ठीक है। तो याद रखना 1861 से 1936 तक यही स्थिति रही आपके मध्य प्रदेश की। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर एक बरार वाला क्षेत्र आपको अलग दिखाई दे रहा है। याद रखना ये सेंट्रल प्रोविंस अलग है और बरार अलग है, लेकिन क्या हुआ जैसे अपन आगे बढ़े तो अपन कहाँ पहुंचे 1936 से 1947 तक, ठीक है। तो 1936 से आपका 1947 में पहुंचे, तो ये वाला जो क्षेत्र था आपका सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र में बरार को भी शामिल कर लिया, ठीक है। तो याद रखना सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र में बरार को कब शामिल किया, तो 1936 में आपका जो सेंट्रल प्रोविंस था उसमें बरार को भी शामिल कर लिया, ठीक है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रल प्रोविंस में बरार को कब शामिल किया गया, तो 1936 में आपका बरार को यहां पर सीपी में शामिल कर लिया, ठीक है। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। और ये स्थिति आपकी कब तक चली, तो 1936 से आपसे 1947 तक भारत जब आजाद हुआ तब तक आपके मध्य प्रदेश की ये स्थिति रही, ये नक्शा आपका मध्य प्रदेश का बना रहा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या क्लियर हुआ कि जो आपका मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा है इसका जो गठन है ये 2 नवंबर 1861 को किया गया, 1861 को किया गया, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सेंट्रल प्रोविंस में आपका जो बरार है, बरार को कब शामिल किया गया, तो बरार को आपका 1936 में सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लिया, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार यहाँ पर ये बन गए, ठीक है। तो इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये पूरा क्षेत्र आपका कहलाता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है और ये मैप कब तक चला, तो 1947 तक आपका यही स्थिति मध्य प्रदेश में रही, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ी, ठीक है। अभी तक अपन ने 2 मैप देख लिए। पहले मैप में आपने देखा कि अंग्रेज मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आए थे 1861 में, तो वो आए थे आपके सेंट्रल प्रोविंस में। दूसरा अपन ने क्या देखा कि सेंट्रल प्रोविंस में 1936 में बरार को भी शामिल कर लिए, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ी। अब कहानी आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में एक तो संविधान बनना शुरू हो गया था। भारत में क्या हुआ था, संविधान का भी निर्माण शुरू हो गया था। अब संविधान का निर्माण शुरू हो गया था और स्वतंत्र भारत भी यहाँ पर स्वतंत्र होने लग गया था, मतलब स्वतंत्रता की भी घोषणा हो गई थी कि भारत को अब अंग्रेज स्वतंत्र कर देंगे। तो ये चीजें भारत में साथ साथ चल रही थी, ठीक है। तो भारत में संविधान का निर्माण भी हो रहा था और भारत को स्वतंत्र भी यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि भाई अगर संविधान का निर्माण हो रहा है तो संविधान का अगर निर्माण हो रहा है तो भारत का जो शासन है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। तो संविधान के हिसाब से चलाना है शासन को, तो आपके भारत में जो राजा रजवाड़े बन के बैठे यानी कि राजा रजवाड़ों का जो क्षेत्र है इनको आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये संविधान के हिसाब से शासन को चलाने के लिए जो आपकी रियासत है, रियासत का मतलब क्या होता है कि जो राजा रजवाड़ों का शासन है इनको समाप्त किया जा रहा था। तो जो रियासतें हैं उनका एकीकरण किया जा रहा था, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जो रियासतें हैं उनका एकीकरण किया जा रहा है। तो रियासत का एकीकरण का मतलब क्या है, तो रियासतों का एकीकरण का मतलब यही है कि जो राजा रजवाड़ों का जो शासन है उनको समाप्त किया जा रहा था। तो ये जो काम है ये किसे दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम दिया गया था, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो रियासतों का एकीकरण करने का काम है ये किसे दिया गया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। और कई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया। अब जब रियासतों का एकीकरण किया तो उस समय जो भारत का क्षेत्र है उसमें कुल 552 रियासतें थी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि भारत का जो क्षेत्र है, अब अलग अलग बुक में आपको हो सकता है अलग अलग यहाँ पर डाटा मिले, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भारत का क्षेत्र है उस भारत के क्षेत्र में टोटल 552 रियासतें थी, ठीक है। अब इन 552 रियासतों का जब एकीकरण किया गया तो इनसे बोला गया या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या आप स्वतंत्र रहो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 552 रियासतें थी उसमें से 549 रियासतें तो आपके स्वतः भारत में शामिल हो गई, लेकिन बची हुई 3 रियासतें थी कौन सी, जूनागढ़,
जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तो इन तीनों रियासतों ने क्या बोला कि हम तो भारत में शामिल नहीं होंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, अब इसके पीछे भी कुछ कारण था, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको सीधा सिंपल ये रखना है कि 552 टोटल रियासतें थी, उसमें से 549 जो 549 रियासतें ये तो भारत में शामिल हो गई, और 3 रियासतें आपकी स्वतंत्र रही, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो इन तीनों रियासतों के नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि कौन सी 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना किया था, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ठीक है, तो आई होप कि ये कहानी आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी कि आपका क्या पूरी कहानी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस स्लाइड से इतना याद रखना है कि रियासतों का एकीकरण करने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। टोटल 552 रियासतें थी, 552 में से 549 भारत में शामिल हुई और 3 स्वतंत्र रही। ठीक है, अब ये तीनों जो स्वतंत्र रही इनकी क्या स्थिति बनी, इनको अपन आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर स्वतंत्र रियासतें थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले अगर आपका देखें तो सबसे पहले आता है आपका जूनागढ़। ठीक है, तो जूनागढ़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जूनागढ़ का जो नवाब था उसका नाम क्या था, तो जूनागढ़ के नवाब का नाम था महावत का। ठीक है, और महावत का जो था ये चाहता था कि मैं अपने क्षेत्र को कहाँ मिला दूं, तो पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो याद रखना जूनागढ़ का नवाब महावत का अपने क्षेत्र जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है जनता और मत का होता है मत का मतलब होता है वोट। तो मतलब यहाँ की जो जनता है उससे ये बोला गया कि आप वोट डालकर बताओ कि आपको भारत में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। तो यहाँ पर जो जनता ने वोट दिया वो ये दिया कि हमें तो भारत में रहना है, भारत के पक्ष में पूरे वोट गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनमत संग्रह के आधार पर जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया और महावत खां यहाँ से भाग गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जूनागढ़ का जो नवाब था उस समय कौन था, तो महावत खां था। जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में शामिल किया गया, तो याद रखना जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया गया। ठीक है, अगली कहानी आती है आपकी हैदराबाद की। ठीक है, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का जो नवाब था उस्मान अली खां था। ठीक है, उस्मान अली खां, और उस्मान अली खां भी अपने क्षेत्र को कहाँ ले जाना चाहता था, पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये मतलब इसको काफी ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी ज्यादा इसको समझाया कि भाई आप ऐसा मत करो, अपने क्षेत्र को कहाँ मिला दो, हमारे भारत में मिला दो, वहां मत जाओ। ठीक है, पर ये नहीं मान रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि मैं पूरे क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाकर पाकिस्तान में चला जाऊं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई कर दी, और इस पुलिस कार्रवाई को क्या नाम दिया, तो ऑपरेशन पोलो। यानी कि जो उस्मान अली खां की सेना थी उस उस्मान अली खां की सेना पर एक कार्रवाई कर दी, उस कार्रवाई को बोला गया ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हैदराबाद है इसे भारत में किस आधार पर शामिल किया गया, तो ऑपरेशन पोलो के आधार पर शामिल किया गया। हैदराबाद का जो नवाब था उस समय कौन था, तो उस्मान अली खां था। ठीक है, तो याद रखना हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब जो 3 थे, 3 में से दो तो आपकी रियासतें भारत में शामिल हो गई। अब बची कहानी आपकी कश्मीर की। ठीक है, तो कश्मीर के आप सभी जानते हैं कि उस समय जो कश्मीर के राजा थे वो कौन थे, तो राजा हरि सिंह उस समय कश्मीर के राजा थे। ठीक है, अब राजा हरि सिंह क्या कर, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आपका कश्मीर है, कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या दोनों बराबर थी। तो राजा हरि सिंह ना तो अपने क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे और ना ही वो आपके भारत में मिलाना चाहते थे। उन्होंने बोला कि मेरे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम जनसंख्या बराबर है, तो मैं अपने क्षेत्र को स्वतंत्र रखूंगा। तो यहाँ पर राजा हरि सिंह ने मना कर दिया था कि मैं अपने क्षेत्र को ना तो भारत में मिलाऊंगा ना पाकिस्तान में। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ पर जो कश्मीर है, कश्मीर पर यहाँ पर घुसपैठियों का आक्रमण हो गया। ठीक है, अब कश्मीर पर जब आक्रमण हो गया तो राजा हरि सिंह के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो उन लोगों का यहाँ पर सामना कर सके। तो राजा हरि सिंह ने किससे यहाँ पर मदद मांगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कि भाई आप हमारी यहाँ पर मदद करो और मैं हमारे जो क्षेत्र है कश्मीर वाला क्षेत्र मैं भारत में शामिल कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे और आपका जो क्षेत्र है उसे एक विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे, लेकिन आप हमारे क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला लो। तो वहीं से अगर हम बात करें तो वहीं से एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ कि जो आपका कश्मीर है ये भारत का है, और वहीं से आपका जो कश्मीर है उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया, और वहीं से धारा 370 आपके यहाँ पर कश्मीर में लागू की गई थी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी कश्मीर की। क्यों कश्मीर को कैसे भारत में शामिल किया गया, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार
आधार पर भारत में शामिल कर धारा 370 वहां पर लगाई गई थी। तो ये पूरी कहानी आपके कश्मीर की बनी थी, कश्मीर को किस प्रकार से भारत में शामिल किया गया था। तो ये तीनों रियासतें अपन ने देखी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर स्वतंत्र थी, लेकिन अब इनको भी भारत में शामिल कर लिया गया था। तो अब यहाँ पर भारत का पूर्ण रूप से एकीकरण हो गया था, रियासतें समाप्त हो गई थी और एक नया भारत का मैप निकल कर आया था। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर पूरे राजा रजवाड़े समाप्त कर दिए गए थे और अब भारत का जो शासन था वो पूरे संविधान के हिसाब से चलने को तैयार हो गया था। ठीक है, और संविधान का निर्माण भी यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो जब यहाँ पर रियासतों का एकीकरण हो गया तो रियासतों के एकीकरण के बाद जो आपका मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का नया मैप आपके सामने निकल कर आया। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाले क्षेत्र में बटा हुआ था, उसके बाद में अलग अलग वहां पर रियासतें थी। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश रियासतों के एकीकरण के बाद यहाँ पर अलग रूप में निकल कर आया, जिसमें आपका एक भाग तो ये यहाँ पर पार्ट ए आपको दिखाई दे रहा है। पार्ट ए का नाम रखा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और इसकी राजधानी कहां पर रखी, नागपुर। उसके बाद यहां पर आपको पार्ट बी दिखाई दे रहा है, तो पार्ट बी जो था इसका नाम रखा मध्य भारत। ठीक है, और मध्य भारत की जो राजधानी ये 6 महीने इंदौर रिया करती थी, 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर। ठीक है, वहां एक और क्षेत्र था पार्ट सी, इसकी राजधानी रीवा और इसका नाम रखा विंध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना जब रियासतों का एकीकरण हुआ, रियासतों के एकीकरण के बाद आपके मध्य प्रदेश का एक नया मैप निकल कर आया। ये आपका नया मैप जिसमें मध्य प्रदेश को पार्ट ए, बी और सी में बांट दिया। ठीक है, पार्ट ए, बी, सी में यहाँ पर मध्य प्रदेश को बांट दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम पार्ट एबीसी की चर्चा करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए का क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट ए का क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र पार्ट ए का है। ठीक है, तो ये पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसके कुछ नाम थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, महाकौशल क्षेत्र और मध्य प्रांत। ये आपके पार्ट ए को क्या कहा जाता था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम कब से चल रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम से चल आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद महाकौशल क्षेत्र इसे बोला जाता था और एक मध्य प्रांत भी इसे बोला जाता था। ठीक है, तो ये पार्ट ए के नाम है। उसके बाद पार्ट ए की राजधानी कहाँ बनाई, तो नागपुर में पार्ट ए की राजधानी बनाई। ठीक है, और वर्तमान में नागपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, लेकिन उस समय जो नागपुर था ये आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आता था और मध्य प्रदेश की जो पार्ट ए की राजधानी नागपुर बनाई गई। उसके बाद इसके प्रमुख कौन बने, तो रविशंकर शुक्ल इस क्षेत्र के प्रमुख बने। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने, तो रविशंकर शुक्ल बने, या इसके प्रमुख आप कह सकते हो कि जो पार्ट ए के प्रमुख बने वो रविशंकर शुक्ल बनाए गए थे। वहीं पार्ट ए के राज्यपाल कौन बने, तो राघवेंद्र राव जी इसके यहाँ पर राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्ट ए के राज्यपाल राघवेंद्र राव को बनाया गया था। वहीं कितनी रियासतें इसमें शामिल थी, तो 15 रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, क्योंकि रियासतों का एकीकरण तो हो गया था, लेकिन जो रियासतें थी वो कितनी इसमें शामिल करी, तो 15 रियासतें इसमें टोटल शामिल थी। ठीक है, तो यहाँ से पार्ट ए से पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजधानी कहाँ थी, पार्ट ए की नागपुर थी। कौन प्रमुख बने, रविशंकर शुक्ल बने। इसके जो राज्यपाल है वो राघवेंद्र राव थे। और पार्ट ए में कितनी यहाँ पर जो रियासतें शामिल की गई, तो 15 रियासतों को यहाँ पर शामिल किया गया था। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो ये पार्ट ए की बात हुई। अब पार्ट बी की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैप में ध्यान से देखना, ये वाला जो क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है ये आपका पार्ट बी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इसे बोला जाता था मध्य भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बी का नाम क्या था, तो मध्य भारत नाम था। इसकी राजधानी कहाँ बनाई, तो 6 माह के लिए इंदौर रहती थी और 6 महीने ग्वालियर रहती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो पार्ट बी है इसकी 2 राजधानियां थी, 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर। ठीक है, वहीं इसके प्रमुख कौन बने, तो लीलाधर सेठ इसके प्रमुख बने थे। याद रखना लीलाधर सेठ। उसके बाद इसके राज्यपाल कौन थे, तो तख्तमल जैन इसके यहाँ पर पार्ट बी के राज्यपाल थे। और इसमें कितनी रियासतें शामिल की गई, तो इसमें 25 रियासतों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो पार्ट बी के बारे में अपन ने क्या जाना, इसका नाम मध्य भारत है। इंदौर और ग्वालियर दोनों इसकी राजधानी थी 6-6 महीने के लिए। इसके प्रमुख बने लीलाधर सेठ, इसके राज्यपाल तख्तमल जैन। और पार्ट बी में 25 रियासतों को यहाँ पर टोटल शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हुई आपके पार्ट बी की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी की कहानी देखते हैं। तो पार्ट सी की क्या कहानी है, तो पार्ट सी का जो क्षेत्र आप देख सकते हो यहाँ पर ये पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र है आपका पार्ट सी का क्षेत्र है। तो पार्ट सी की जो नाम था वो था विंध्य प्रदेश। क्या था, पार्ट सी का नाम विंध्य प्रदेश, याद रखना। इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो रीवा में आपकी यहाँ पर पार्ट सी की राजधानी बनाई। इसके प्रमुख कौन बने, तो यहाँ पर शंभुनाथ शुक्ल बने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शंभुनाथ शुक्ल पार्ट सी के प्रमुख बने। और इसमें कितनी रियासतें शामिल की गई, तो याद रखना 38 छोटी रियासतों को यहाँ पर पार्ट सी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर
ये पूरी जानकारी आपको पार्ट सी के बारे में याद रखनी है। पार्ट सी का क्षेत्र आप देख सकते हो। उसके बाद में जो पार्ट सी का अन्य नाम है वो विंध्य प्रदेश है। इसकी राजधानी कहाँ थी? रीवा में थी। इसके प्रमुख कौन बने? शंभुनाथ शुक्ल बने। और पार्ट सी में टोटल 38 रियासतें यहाँ पर बनी थी, ठीक है, या शामिल की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कहानी आती है भोपाल की। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैप नहीं है, ठीक है। मैप आप यहाँ पर इस मैप में, चलो इस मैप में आप देख लो कि ये आपको यहाँ पर एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये भोपाल वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो भोपाल वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उस समय जो भोपाल का नवाब था उसका नाम था हमीदुल्ला खान, ठीक है। तो याद रखना, जब रियासतों का एकीकरण हुआ था उस समय जो भोपाल का नवाब था वो था आपका हमीदुल्ला खान। तो हमीदुल्ला खान ने क्या हुआ था कि यहाँ पर भारत संघ में मिलने से इनकार कर दिया था। इसने भी बोल दिया था कि मैं अपने जो भोपाल क्षेत्र है इसे भारत संघ में नहीं मिलाऊंगा। और उस समय जो भोपाल की राजधानी थी ये क्या थी? इस्लाम नगर थी, ठीक है। तो इस्लाम नगर उस समय भोपाल की राजधानी थी। लेकिन प्रारंभ में जो नवाब था इसने भारत संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर प्रजामंडल का एक आंदोलन हुआ। और इस प्रजामंडल के आंदोलन के बाद 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ के पार्ट सी में शामिल कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपका भोपाल है उसका नवाब उस समय कौन था? तो हमीदुल्ला खान था। हमीदुल्ला खान ने यहाँ पर मना कर दिया था कि मैं भोपाल को भारत संघ में नहीं मिलाऊंगा। लेकिन बाद में कौन सा आंदोलन हुआ? तो प्रजामंडल आंदोलन हुआ। तो उसी के तहत आपका 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में शामिल किया और पार्ट सी में इसे शामिल कर लिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, आप इसे क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो स्थिति है ये 1947 से 1956 तक आपका जो मध्य प्रदेश है ये पार्ट ए बी सी में बटा रहा, ठीक है। तो 1947 से आपका 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही? यही रही जो आप मैप में देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी ये आप देख सकते हो। एक बार मैंने आपको क्या बताया था कि पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, इसे सेंट्रल प्रोविंस बरार के नाम से जानते हैं। और पार्ट ए के प्रमुख रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट बी के बारे में अपन ने देखा था कि इसका नाम मध्य भारत है। इसकी 6 महीने राजधानी ग्वालियर थी और 6 महीने इंदौर थी। उसके बाद इसके प्रमुख कौन बने थे? लीलाधर सेठ। और पार्ट सी की जो राजधानी थी ये रीवा में थी, इसे विंध्य प्रदेश बोला जाता था। और पार्ट सी के प्रमुख शंभुनाथ शुक्ल थे। और वहीं अपन ने देखा कि ये जो ब्लू कलर में भोपाल वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये भोपाल वाला क्षेत्र जो था इसे बाद में पार्ट सी में शामिल कर लिया था। लेकिन भोपाल के जो प्रमुख बनाए गए थे वो बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका भोपाल था, भोपाल के प्रमुख कौन बने थे? तो याद रखना, भोपाल क्षेत्र के प्रमुख बने थे आपके पंडित शंकर दयाल शर्मा जी आपके यहाँ पर भोपाल के प्रमुख बने थे, शंकर दयाल शर्मा जी, ठीक है। तो याद रखना, शंकर दयाल शर्मा आपके भोपाल क्षेत्र के प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है। तो याद रखना, जब आपका भोपाल को शामिल कर लिया था भारत संघ में तो उसके बाद भोपाल के जो प्रमुख बने थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। और उसके बाद में फिर भोपाल को कहाँ मिला दिया था? तो पार्ट सी में भोपाल को शामिल कर दिया था, ठीक है। तो भोपाल की कहानी याद रखना। अब यहाँ पर ये जो स्थिति रही है कब से कब तक रही? तो 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति यही रही, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतें शामिल की गई, तो अपन ने देखा कि जो पार्ट ए में 15 रियासतों को शामिल किया, पार्ट बी में 25 रियासतों को, पार्ट सी में 38 और भोपाल की एक रियासत ये। तो इन टोटल को मिलाकर अगर हम देखें तो कुल 79 रियासतें आपके मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि टोटल भारत में 552 रियासतें थी। 552 में से आपके मध्य प्रदेश में कितनी रियासतें शामिल की गई? तो 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि मध्य प्रदेश में टोटल कितनी रियासतें शामिल की गई थी? तो 79 यानी 79 रियासतों को शामिल किया। अगर आपसे पूछे पार्ट ए में, तो पार्ट ए में 15 थी, पार्ट बी में 25 रियासतें थी, पार्ट सी में कितनी थी? 38 थी। और भोपाल एक और रियासत थी। तो इस प्रकार से कुल 79 रियासतें आपके मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार इसको देख लो ध्यान से ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से डिजाइन की, लेकिन चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, इस प्रकार से सारी चीजें डिजाइन करके लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बिना किसी यहाँ पर डाउट के, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, लेकिन आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कहानी आगे बढ़ी।
अब कहानी क्या हुआ कि भारत का अपन ने देखा कि रियासतों का एकीकरण तो हो गया, लेकिन रियासतों के एकीकरण के बाद में भारत में अनेक भाषा के राज्य आपस में शामिल थे और ऐसी स्थिति में भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। क्या हुआ कि जो आपका रियासतों का एकीकरण हो गया, रियासतों का एकीकरण भी हो गया, अब जो आपका क्षेत्र है वो भी बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ कि जो रियासतों का जब एकीकरण हुआ तो अलग अलग भाषा के लोग आपस में मिक्स हो गए। मतलब जो आपका मराठी भाषा बोलते थे वो हिंदी भाषा में शामिल हो गए, अब हिंदी भाषा जो बोलते थे उधर कोंकणी भाषा में चले गए, तो कहीं पर इस प्रकार मलयालम और अलग अलग जो भाषाएं इनके लोग मिक्स हो गए। अब इनको क्या हुआ, बोलचाल में प्रॉब्लम आने लगी। तो इन लोगों ने क्या बोला कि सरकार से इन्होंने बोला कि हमें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि हमारी आदि भाषा के लोग उधर, आदि भाषा के लोग इधर है, तो हम बातचीत नहीं कर पा रहे, या फिर हमारा जो यहाँ पर बोलचाल का जो पूरा सिस्टम है या जो आपका व्यापार का जो सिस्टम है पूरा खत्म हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या बोला सरकार से कि हमारे तो लिए भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य की यहाँ पर मांग होने लगी, यानी कि हम अगर मराठी बोलते हैं तो मराठी के लिए अलग बनाओ, हिंदी के लिए अलग भाषाई राज्य बनाओ। तो इस प्रकार से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग भारत में उठने लगी। ठीक है, और इस परिस्थितियों को देखकर उस समय जो भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्या हुआ था कि भारत में अभी मांग हो रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, संविधान बना था और अभी सरकार नहीं बनी थी, क्योंकि सरकार तो बाद में बनी थी। तो उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था क्या हुआ, धर आयोग। ठीक है, तो धर आयोग, उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक समिति बनाई और उस समिति का नाम क्या था, तो धर आयोग था। तो उस समिति से सरदार उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि भाई आप इस मामले की जांच करो कि भाई लोग क्या चाहते हैं, क्या इस प्रकार से हमें राज्य बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से धर आयोग से बोला है उन्होंने कि आप जांच करो। तो फिर क्या हुआ, एक धर आयोग आया आपके सामने। ठीक है, तो धर आयोग की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एस के धर, और एस के धर थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम धर आयोग रखा गया। ठीक है, तो धर आयोग सबसे पहला आयोग आया था भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की यहाँ पर जांच करने के लिए। इसका गठन कब हुआ, तो जून 1948 में इसका यहाँ पर गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की यहाँ पर मांग करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, और इसने बोला कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होगा। क्या हुआ भाई, यहाँ पर तो लोग मांग कर रहे थे कि भाई हमें तो भाषाई आधार पर राज्य चाहिए, और भाषाई आधार पर राज्य चाहिए, इसके लिए आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने धर आयोग का गठन किया, और धर आयोग का गठन जून 1948 में किया। और उनके बाद में जो इसका जो उद्देश्य था ये था भाषाई आधार पर राज्यों के गठन। लेकिन दिसंबर 1948 में जब इसने बोला कि इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने क्या बोल दिया कि भाषाई आधार पर तो राज्यों का गठन नहीं होगा, जैसा प्रशासन चाहेगा उस प्रकार से होगा। अब लोग तो यहाँ पर गुस्सा हो गए, क्योंकि भाई हम तो यहाँ पर राज्य की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम आ रही है इसलिए हमें राज्य अलग बनाओ, और आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी जांच करने के लिए एक और समिति आई कि भाई ये धर आयोग ने मना क्यों किया। तो इसकी जांच करने के लिए जो कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने एक समिति गठित की, और उस समिति का नाम क्या था, तो उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति ने बोला कि धर आयोग ने मना क्यों किया, हम इसकी जांच करेंगे। तो ये जेवीपी समिति का गठन किया किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, दिसंबर 1948 में। जैसी धर आयोग की रिपोर्ट पेश की उसके बाद यहाँ पर जेवीपी समिति आई। अब जेवीपी समिति में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो इसीलिए ये जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, जेवीपी समिति। इसका उद्देश्य क्या था, धर आयोग की जांच करना और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग करना। और इसने जब रिपोर्ट पेश की अपनी अप्रैल 1949 में, तो इसने भी क्या बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग नहीं होगी। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है ये नहीं होगा। अब क्या हुआ, एक तो धर आयोग आया था, धर आयोग आया, उसने बोला कि यहाँ पर नहीं होगा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। उसके बाद इसकी जांच करना आई जेवीपी समिति, बड़ी होशियार बनके कि हम जांच करेंगे, ऐसा क्यों बोला, और वो आई तो उसने भी यही बोल दिया कि नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को आया भयंकर गुस्सा। तो लोगों ने यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिए कि भाई हम तो मांग कर रहे हैं और जो समिति आ रही है वही इस बात को यहाँ पर मना कर रही है, नकार रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और लोग आंदोलन करने लग गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि तेलुगु भाषा का जो राज्य था उसकी मांग करने वाले जो थे आपके तेलुगु नेता थे जिसका नाम था पोटी रमुल्लू।
पोटी रमोल्लू ने 56 दिनों तक अनशन किया और उनका क्या हो गया यहाँ पर निधन। ठीक है, तो याद रखना तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे कौन? पोटी रमोल्लू। पोटी रमोल्लू तेलुगु भाषा के नेता थे, बहुत ही फेमस नेता थे। उन्होंने क्या कर दिया कि भाई हमें तो राज्य चाहिए, इसके लिए उन्होंने 56 दिन तक लगातार अनशन किया। 56 दिन के बाद अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब भाई तेलुगु भाषा वाले हो गए भयंकर गुस्सा, क्योंकि उनके नेता की यहाँ पर मृत्यु हो गई, सरकार सुन नहीं रही, जिससे बोल रहे वो जो समिति आ रही वो इस बात को नकार रही। तो यहाँ पर जो मजबूरन यहाँ पर सरकार को क्या हुआ, ऐसी स्थिति में 1 अक्टूबर 1953 को यहाँ पर प्रथम भाषाई राज्य बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना है कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कब बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को आपका भाषाई आधार पर पहला राज्य बना, जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक राज्य बन गया था आपका भाषा के आधार पर। काफी मशक्कत के बाद, लोगों के काफी ज्यादा आंदोलन के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आपका एक राज्य बना, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को राज्य का नाम याद रखना, कब बना ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्या हुआ, एक राज्य बन गया, तो जब सारे राज्य अब अपने अपने भाषा के लिए राज्यों की मांग यहाँ पर करने लगे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, अगर एक आदमी को पैसे सरकार दे दे तो सारे लोग भी उसके लिए मांग करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर मांग होने लगी कि हम सबको भी यहाँ पर भाषा आधार पर राज्य चाहिए। तो अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए अब भारत में लगातार राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, और इसी कारण यहाँ पर एक और नई समिति, नया आयोग सरकार को बनाना पड़ा, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसी को बोला जाता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, जब आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद सब लोग ने मांग करी, तो एक और यहाँ पर सरकार को एक और समिति बनानी पड़ी, एक और आयोग बनाना पड़ा, जिसका नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है फजल अली आयोग। ये इसे राज्य पुनर्गठन आयोग बोला जाता है। ये नाम याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है। अब इस आयोग का गठन कब किया गया? तो 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग इसे बोला जाता है, तो इसका गठन किया गया। अब इसके अगर अध्यक्ष देखें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे, और फैजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम क्या था? फैजल अली आयोग। ठीक है, और 2 और सदस्य थे इसमें, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. फणिकर। ये तीनों नाम मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना अपने दिमाग में कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. फणिकर 2 और अन्य सदस्य इसमें थे। तो 3 सदस्यीय आयोग था, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब इसने अपनी जब रिपोर्ट पेश की तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर भारत में गठन हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं संविधान में यहाँ पर 7वां संशोधन हुआ, और जिसमें आपका मध्य प्रदेश भी शामिल था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग है या फजल अली आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इसी आयोग के द्वारा कब? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, ये डेट याद रखना। यहाँ पर भारत में कितने राज्य बने? तो भारत में 14 राज्यों का गठन हुआ। कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ? तो उसमें कितने केंद्र शासित? तो 6 केंद्र शासित, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बने। और संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? तो 7वां संशोधन संविधान में किया गया, और इसी में आपका मध्य प्रदेश भी शामिल था। यानी 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल था, और इसीलिए मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? तो 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन होता है। ये पूरी कहानी आपके मध्य प्रदेश की गठन की थी। आखिर किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आई राज्यों के गठन में, क्यों आप यहाँ पर अलग अलग समिति आई, किस समिति ने क्या क्या जांच करी, ये पूरी कहानी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मध्य प्रदेश का गठन है ये किस समिति के द्वारा हुआ है? तो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ, और राज्य पुनर्गठन आयोग में यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि संविधान में 7वां संशोधन हुआ था, संविधान में 7वां संशोधन हुआ, ये बात आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग था आपका, और यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। तो ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी थी। अब यहाँ
यहाँ पर क्या हुआ था, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद जो आपका मध्य प्रदेश में पार्ट ABC बना हुआ था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई अब मध्य प्रदेश का गठन हो गया। अब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो अब एक पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश बन गया आपका। अब मध्य प्रदेश का जब एक पूर्ण रूप से गठन यहाँ पर हुआ तो मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद में क्या हुआ कि जो आपका पार्ट ABC में मध्य प्रदेश बटा था तो उनको तो समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो एक पूर्ण मध्य प्रदेश बन गया। अब पूरे मध्य प्रदेश का एक अलग मुख्यमंत्री होगा, एक अलग राज्य, अलग आपका राज्यपाल होगा। अब जो पार्ट ABC में अलग अलग प्रमुख बने थे उनको सबको हटा दिया। तो यहाँ पर जो पार्ट ABC में आपका जो इस प्रकार से ये मैप आप देख पा रहे हो, इस मैप में जो आपका बटा था तो ये पूरे पार्ट ABC यहाँ से समाप्त कर दिए। अब इसमें कुछ परिवर्तन आए। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ कि जो आपका यहाँ पर ये थोड़ा सा जो अपन ने लिखा है इनको मिटा देते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट ए वाला क्षेत्र है, पार्ट ए वाला क्षेत्र कौन सा था, सेंट्रल प्रोविंस वाला। आप ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हो ये पार्ट ए वाला हिस्सा था। तो इसके अंतर्गत 8 मराठी भाषा वाले जिले थे। अब मराठी भाषा वाले जिले वो मराठी बोलते थे, अपने तो MP में हिंदी चलेगी, तो वो जो मराठी वाले भाषा वाले जिले थे वो किसको दे दिए, महाराष्ट्र को। देखो आपके मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आता है कौन, महाराष्ट्र आता है। तो भाई आपने मध्य प्रदेश वालों ने ये बोला कि भाई महाराष्ट्र वालों ये 8 जिले तो मराठी बोलते हैं और हम तो हिंदी बोलेंगे, तो ये 8 जिले जो मराठी वाले हैं ये आप रख लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदी वाले हम रखेंगे। तो जो 8 मराठी भाषा वाले जिले जिनका नाम याद रखना, अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, चांदा, यवतमाल, बुंडाला और नागपुर, ये महाराष्ट्र को दे दिया और शेष जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो याद रखना पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ था, तो जो 8 मराठी भाषा वाले जिले थे वो पार्ट ए के किसे दे दिए, महाराष्ट्र को दे दिए कि भाई ये 8 जिले याद रखो, इनका नाम याद रखना, अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, चांदा, यवतमाल, बुंडाला और नागपुर, ये इनके नाम याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि ये आपका जो हिस्सा है ये महाराष्ट्र में चला गया। अब बात आती है कि भाई पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, तो पार्ट बी में ये परिवर्तन हुआ भाई कि पार्ट बी में क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ पार्ट बी में कि पार्ट बी के अंतर्गत मंदसौर जिले की बानपुर तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान में दे दिया। क्या हुआ कि आपका यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर एक आपकी मंदसौर जिले की जो भानपुर तहसील थी उसका एक गांव था सुनेल टप्पा। अब भाई यहाँ पर जो क्षेत्र है ये तो राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हुआ कि ये जो सुनेल टप्पा गांव है ये राजस्थान की सीमा में आ रहा था। तो अपने मध्य प्रदेश ने बोला कि भाई राजस्थान वालों ये जो सुनेल टप्पा गांव है ये जो आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में आ रहा है, तो इस सुनेल टप्पा गांव को आप ही रख लो, लेकिन हमें क्या करो कि जो आपके जो कोटा की सिरोंज तहसील है ये हमारे विदिशा के अंतर्गत आती है। अब आपका विदिशा यहाँ कहीं आता है, तो यहाँ पर एक तहसील आ रही थी विदिशा के अंदर, उसका नाम था सिरोंज तहसील। तो हमने मध्य प्रदेश वालों ने बोला कि सुनेल टप्पा रखो आप, लेकिन जो सिरोंज तहसील है वो हमें दे दो। तो सुनेल टप्पा गांव रखा राजस्थान ने और जो सिरोंज तहसील है वो अपन ने रख ली। तो ये पार्ट बी में परिवर्तन किया, ये पार्ट बी वाला क्षेत्र आपका, ठीक है। और पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुए, तो पार्ट सी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुए। पार्ट सी का जो पूरा क्षेत्र ही अपन ने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था। तो ये आपका यहाँ से पार्ट ए बी सी को समाप्त किया। पार्ट ए के जो 8 मराठी भाषा वाले जिले वो दिए किसको, वो दिए महाराष्ट्र को। पार्ट बी में क्या हुआ, सुनेल टप्पा गांव आपने दे दिया राजस्थान को और जो आपकी सिरोंज तहसील है वो रख ली मध्य प्रदेश में। पार्ट बी सी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, पूरा हिस्सा अपन ने अपने पास रख लिया। तो ये पूरी कहानी आपकी थी। यहाँ से आपका पूरा आपका एक मध्य प्रदेश बनकर तैयार हो गया। मध्य प्रदेश में जिले भी बन गए, सारी चीजें बन गए। तो ये आपका एक पूर्ण रूप से आपका ये मध्य प्रदेश का नक्शा आपके सामने निकल कर आया। ये आपका पूरा मध्य प्रदेश आपके सामने यहाँ से निकल कर आया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश आपका दिखता था कब, 1956 की ये स्थिति है। 1 नवंबर 1956 को जब आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को, तो ये नया मैप निकल कर आपके सामने आया जिसमें जिले भी थे, जिसमें संभाग भी बन गए। अब यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री भी बन गया, राज्यपाल भी बन गया। तो ये पूरा मैप आप देख सकते हो, नया मैप निकल कर सामने आया। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें अपन ने यहाँ से आपका लगभग 1861 से कब 1861 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति देखी, आखिर मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, ये सारी कहानी आज की क्लास में अपन ने देख ली। अब कल की क्लास में अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जब 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ तो क्या स्थिति थी, कितने जिले, कितने संभाग, कितने क्षेत्रफल, कितनी ऊंचाई चौड़ाई, सब चीजें कल की क्लास में निपटा देंगे। और कल की क्लास में अपन ये भी देख लेंगे कि आखिर किस प्रकार से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली धमाकेदार मस्त जबरदस्त क्लास में। धन्यवाद।